स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मंत्री बजट 2024 और दो खास मेहमान वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए इस वक्त फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीबीडीटी चेयरमैन श्री नितिन गुप्ता जी, आपका स्वागत करते हैं, और सीबीएसई चेयरमैन संजय अग्रवाल जी, आप दोनों ही खास मेहमानों का इस प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। नितिन सर, मैं आप ही से शुरुआत करता हूँ। ये जो टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है आपने, बिना कोई बदलाव किए भी एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अब कॉन्टिन्यूटी है और विश्वास, उद्योग जगत ने इसका बड़ा स्वागत किया। इसके पीछे का जो फिलॉसफी है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। धन्यवाद। काफ़ी चेंजेस हमने पिछले बजट में भी लाए थे और इंडिविजुअल्स के लिए जो न्यू रिजीम थी उसको स्वीटन किया था। बाकी जो हमने 2019 से परिवर्तन काफ़ी किए थे, उसके चलते स्टेबिलिटी देने के लिए, और क्योंकि लास्ट ईयर ही उसमें बदलाव किया गया है, तो इस बार स्टेबिलिटी रखी गई है और कोई चेंज नहीं किया गया। और ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब जब पूर्ण बजट आएगा तब ये अपेक्षाएं और ज्यादा बुलंद हो जाएंगी। लेकिन नितिन जी, चूंकि कोई टैक्स स्लैब में परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन एक जो दिखा बिंदु वो यही कि स्टार्टअप्स के लिए जो योजना थी वो 1 साल के लिए टैक्स की जो छूट थी वो बढ़ा दी गई है, सॉवरेन बॉन्ड्स के लिए भी बढ़ा दी गई है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये जरूर बनता है, क्योंकि ये भी उम्मीद की जा रही थी, जो हुआ नहीं, जिसके पीछे की सोच आपसे जानना चाहते हैं कि जो नई इकाइयां विनिर्माण की लगेंगी उन इकाइयों के लिए भी जो छूट थी उसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। और ये माना जा रहा था कि अगर हमें भारत को विनिर्माण हब बनाना है तो शायद ये पीएलआई योजना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। पीएलआई योजना तो जारी है, परंतु जो हमारी जो 15% जो कर लगता था नई इकाइयों पर, वो जो है वो इकाई जो 2024 तक चालू हो जाएंगी, प्रोडक्शन चालू करेंगी, उन पे 15% की रेट रहेगी, परंतु उसके उपरांत इसको चालू नहीं रखा गया है। इसके साथ अगर इसकी डिमांड है तो इसको एग्ज़ामिन किया जाएगा, और हो सकता है कि ये डिफरेंट परिवेश में हो, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में निकाली जाए, कुछ यार्डस्टिक्स रखी जाएं, बेंचमार्क्स रखे जाएं, और ना कि एक वनीला प्रोडक्ट को ही रखा जाए। तो ये जब रेगुलर बजट आएगा उस समय एग्जामिन किया जाएगा, और उस समय हम ये सरकार कॉल लेगी। एक उम्मीद का बिंदु छोड़ दिया है सबके लिए कि उम्मीद रखी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर संजय कुमार अग्रवाल जी, एक सवाल जरूर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जीएसटी कलेक्शंस हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, नए नए आंकड़े छू रही हैं वो, और जब भी हम रेवेन्यूज की बात करते हैं तो जीएसटी उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ज्यादा लोगों का दायरा बढ़ा है, जीएसटी में ज्यादा दायरा भी आया है, कलेक्शंस भी आगे बढ़ती जा रही हैं। बजट में हालांकि कोई ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो ये कारक महत्वपूर्ण साबित होता है। तो पिछले 1 साल में जो हमने किया, आने वाले इस अंतरिम बजट के बाद जब काम शुरू होगा तो वो कितनी उम्मीद देता है? इस विषय में आपको ये बताना चाहूँगा कि जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन है इस साल के पहले 9 महीने में, वो अगर एवरेज उसका देखा जाए तो 1.66 लाख करोड़ रहा है, जो कि लास्ट ईयर के जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू था वो 1.49 लाख करोड़ एवरेज था मंथली रेवेन्यू। उसको देखा जाए तो इसमें 12% की ग्रोथ है, जो कि काफ़ी हेल्दी ग्रोथ कही जा सकती है। और इस साल में इन महीनों में 3 बार 1.7 लाख करोड़ का आंकड़ा मंथली रेवेन्यू का पार किया गया। इनफैक्ट पिछले महीने 1.74 लाख का जीएसटी कलेक्शन हुआ। इसको देखते हुए जीएसटी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बहुत ही हेल्दी है। और इस विषय में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें जो जीएसटी की जो हम ये ग्रोथ देख रहे हैं उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है कि जो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो एक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो जीएसटी की जो हमारी रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें जो टैक्स बॉयंसी है वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है, जो ये दिखाता है कि हमारे देश में जो जीएसटी की कॉम्प्लायंस है वो बढ़ रही है। इसको देखा जाए तो जीएसटी के जो रिटर्न्स हैं वो अभी 90% टाइमली फाइल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही संतोष का विषय है। इसके अलावा डिपार्टमेंट बहुत सोर्सेज से जो हमारे पास में डेटा आता है उसका डेटा एनालिटिक्स करती है, तथा उसके बेसिस पे ये इंश्योर करती है कि टैक्स पेयर को ये मालूम रहे कि अगर उसने जीएसटी की चोरी करी तो वो सूनर और लेटर पकड़ा जाएगा। संजय सर, थोड़ा सा हम इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए इस साल के बजट में आपने क्या लक्ष्य रखा है, कितना ग्रोथ का टारगेट रखा है, और क्या स्ट्रैटेजी है आपकी उसको अचीव करने के लिए? हाँ, इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि जो अगले साल के लिए जो हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का जो लक्ष्य रखा गया है वो 16.18 लाख करोड़ है, जो कि इस साल का जो रिवाइज एस्टीमेट है उससे अगर देखा जाए तो उसमें 9.4% की हमें ग्रोथ चाहिएगी।
और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो केंद्र सरकार का जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें करीब 2/3 हिस्सा जीएसटी से आता है, और क्योंकि जीएसटी के रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है तो हमें लगता है कि ये जो हमने ये जो बजट एस्टीमेट नेक्स्ट ईयर के लिए रखा गया है वो अचीवेबल है। इसके अलावा जहाँ तक कस्टम्स ड्यूटी और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की बात है उसमें ग्रोथ जो है वो कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जिसके चलते उसका रेवेन्यू की जो ग्रोथ है वो जीएसटी के रेवेन्यू की ग्रोथ से कम है। जी बिल्कुल। यहाँ पर डॉक्टर जोशी आपसे ये सवाल जरूर समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब भी हम कुछ बातें बताते हैं तो वो स्पष्ट करनी जरूरी होती हैं। हम जानते हैं कि पीएम सूर्योदय योजना के तहत अब रूफ टॉप पर अपनी छत पर अगर आप सौर उपकरण लगाते हैं तो उसमें आपको 1 करोड़, ये लक्ष्य रखा गया है, 1 करोड़ घरों पर ये सौर उपकरण लगाए जाएंगे। ऐसे में जब हम वित्तीय सेवाओं की बात करते हैं तो इसको लेकर क्या वित्तीय पहलू हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो सब लोगों के लिए जानना भी जरूरी है? देखिए, ये योजना जैसा कि बजट में बताया गया कि उन हाउस होल्ड्स के लिए है जिनका बिजली का बिल जो 300 यूनिट तक यूज़ करते हैं, और आइडिया ये है कि वो 300 यूनिट अगर हाउस होल्ड अपने रूफ टॉप सोलर का इस्तेमाल करता है तो उसके लिए बिजली फ्री हो जाएगी, और वो साथ ही साथ इस बिजली को डिस्कॉम्स को बेच भी सकता है और कुछ उसकी इनकम भी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये योजना है। अभी इसके कंटूर्स फाइनल किए जा रहे हैं, और जैसे ही फाइनल होंगे आप लोग के सामने आएंगे। हो सकता है जो फुल फ्लैश बजट आए तब तक ये सारी बातें क्लियर हो जाएं। लेकिन इसमें एक बात ये देखने की है, जहाँ तक इस स्कीम में रूफ टॉप पे सोलर लग रहा है वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू जो मैन्युफैक्चरिंग है 1 करोड़ घरों के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा फिलिप मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इस पर्टिकुलर सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर दूसरी चीज़, एक हमारा मैन्युफैक्चरर है, फिर उसके आगे डिस्ट्रीब्यूटर है, तो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क भी हमारा इसमें काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा, उसको भी फ़ायदा होगा। साथ में फिर मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ इंजीनियर्स और उस तरह के लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी, उनकी स्किल अपग्रेडेशन करके इसको उसमें उनको भी मदद मिलेगी। तो एक तरह से ये स्किल का प्रोग्राम भी है, जॉब क्रिएशन का प्रोग्राम भी है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोग्राम भी है, और साथ ही में जो कंज्यूमर है उसको, खासकर छोटा कंज्यूमर है, उसको सक्षम बनाना कि वो अपनी बिजली का खुद ही उत्पादन कर सके। और बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक आ रहा है टैक्स कलेक्शन का। एक बार मैं जो टैक्स जीडीपी रेशियो है किस तरह से बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, एक बार मैं फिर से गुजारिश करूंगा उन ग्राफिक्स को चलाया जाए। और हमारे साथ सीबीडीटी चेयरमैन और सीबीआईसी चेयरमैन, बहुत ही कम मौका होता है जब दोनों ही मेहमान हमारे साथ होते हैं। नितिन सर, सबके मन में ये सवाल होगा कि जो टैक्स रिजीम है, नई टैक्स रिजीम को लेकर के जो आपने ऐलान किया था पिछले बजट में कि इस साल से वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, पुराने टैक्स रिजीम का क्या होगा, क्या दोनों एक साथ चलेंगी, उस पर स्थिति थोड़ी सी स्पष्ट करें सर। स्थिति अभी तो वही है जो पिछले बजट पे थी, और डिफ़ॉल्ट रिजीम न्यू रिजीम है, और यदि टैक्स पेयर चाहता है कि वो पुराने रिजीम में रहे तो वो पुराना रिजीम भी ऑप्ट कर सकता है और उसके मुताबिक टैक्स का पेमेंट कर सकता है। अभी तो यूँ देखा जाए तो दोनों हाथ में लड्डू हैं टैक्स पेयर के, कि जिस तरह उसको बेनिफिट है वो उसको काम में ले और उसके मुताबिक चले। लेकिन चूंकि नई टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, उसमें टैक्स कम है, ब्रॉडन टैक्स स्लैब है, तो हमारा मानना ये है कि नई रिजीम के ऊपर का रुझान रहेगा और लगभग 60% लोग नई टैक्स रिजीम को चुन लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो पुरानी टैक्स रिजीम है चलिए उसी में रहे तो ज़्यादा सही है, नए में बदलाव को लेकर ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन इन मुद्दों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहे हमारा ये विशेष कार्यक्रम। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट 2024-25। अंतरिम बजट अब संसद में रखा जा चुका है और हम वित्त मंत्रालय के तमाम अधिकारियों के साथ बजट को और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत की। उन्होंने बजट को परिवर्तनकारी बताते हुए कहा कि लोगों की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं कि उनको पूरा करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि बजट विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुँचने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो बात करेंगे जो इंटरिम बजट है उसके बारे में। सर, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें इस बजट में दिखाई गई है, खासतौर से भारत को विकसित भारत बनाने में क्या आपको सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें लगी? मुझे लगता है इस बजट ने जो पिछले 10 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से
कमज़ोर अर्थव्यवस्था से आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, जो हमारी आशा आकांक्षा है इस देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए, उसकी एक आधारशिला रखी है। 10 वर्ष के कार्यकाल को आगे कैसे बढ़ाना, 10 वर्ष में जो अच्छे काम है वो सैचुरेट करके हर घर तक कैसे पहुंचाना, लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हुए उनको बड़ी छलांग लगाने के लिए, बड़ी महत्वाकांक्षा रखने के लिए कैसे प्रोत्साहित करना, और सबका साथ सबका विकास कैसे होगा, उसमें सबका प्रयास कैसे जोड़ना, सबका विश्वास कैसे जीतना, इन मूलभूत विषयों को लेके एक अच्छा संदेश देश और विश्व के सामने गया है। भारतीय नारी पे बहुत ज़्यादा एक एम्फेसिस दिया गया है और उसके साथ साथ जो हमारे जो किसान हैं उन पे भी एक बहुत बड़ा उनको दिया गया है एम्फेसिस। तो ये आप कैसे देखते हैं इन दोनों पहलुओं को लेके आके ये बजट? देखिए, भारत की नारी शक्ति में जो काबिलियत है वो बेहतरीन है। वर्षों वर्षों तक हमारी बहनों को, बेटियों को मौके नहीं मिले कि वो अपने हुनर सामने दिखा सके। मोदी जी ने गत 10 वर्षों में समाज के हर क्षेत्र में, विकास के और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में, सेना में, पुलिस में, सरकारी दफ्तरों में, हर जगह महिलाओं को उचित स्थान देने का काम किया। अब तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से 1/3 सीटें भी लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में रिजर्व कर दी गई। उनके लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, मौके बनाए गए हैं गत वर्षों में, उसको आगे और तेज गति मिलेगी और जितनी महिलाएं फॉर्मल इकोनॉमी में आएंगी उससे अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा छलांग लगाने के लिए, बहुत गति से विकास करने के मौके मिलेंगे। कैंप पर्सन गौरव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो परिवर्तनकारी तो है ये अंतरिम बजट, लेकिन इसके दूरगामी प्रयास छोटे छोटे कदमों के भी होते हैं। हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ संजय कुमार अग्रवाल जी, चेयरमैन CBIC। संजय जी, हमने जैसे मैंने बोला कि छोटे छोटे कदम होते हैं लेकिन दूरगामी प्रयास होते हैं। वित्त मंत्री ने आज बड़ी अहम बात की, क्योंकि हम जब भी भारत को एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण स्थान पाते देखना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है लॉजिस्टिक्स की कमी होनी चाहिए। लॉजिस्टिक्स के लिए बहुत सारे पहलू होते हैं जिसमें कस्टम्स, कार्गो रिलीज, ये सब बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। वित्त मंत्री ने इन बातों को सामने रखा कि कैसे हमारा इंपोर्ट रिलीज टाइम कम हुआ है, हमारा कार्गो रिलीज टाइम, कंटेनर्स का रिलीज टाइम भी कम हुआ है। किन मायनों में ये कदम, क्योंकि ये व्यापार सुगमता को भी दर्शाते हैं, किस तरह ये कदम हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हमारा स्थान मजबूत करते हैं? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि कस्टम्स का रिलीज़ टाइम ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना चाहते हैं देश में तो उसको हमें इसके लिए निरंतर प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसके लिए इंपोर्ट रिलीज़ टाइम को कम करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम पिछले सालों में उठाए हैं, जिसके तहत हम ये कोशिश करते हैं कि हम बहुत कम कंसाइनमेंट्स को ही डिटेल स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट करें। उसके लिए हमारा एक कस्टम्स में रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको हम कंटिन्यूसली रिफाइन करते जाते हैं। उसमें हम नए डेटा सोर्सेज को ऐड करते जाते हैं ताकि हम बहुत ही एक टारगेटेड अप्रोच लें जिसके तहत हम बहुत कम कंसाइनमेंट्स को डिटेल एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट करें। इसके चलते हमारे करीब 85% कंसाइनमेंट फैसिलिटेट हो जाते हैं और इसके चलते जो उसमें समय लगता है और जो उसमें कॉस्ट लगती है उसमें भी निरंतर कमी आती जा रही है। इसको मेज़र करने के लिए कस्टम विभाग हर साल जनवरी के महीने में एक नेशनल टाइम रिलीज स्टडी करता है। जैसे माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट स्पीच में बताया कि ये कार्गो रिलीज टाइम निरंतर कम होता जा रहा है। उन्होंने कुछ आंकड़े बताए जो कि 2019 से अब तक उसमें कितना कमी हुई। उसके आगे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल में इस कार्गो रिलीज टाइम में भी कमी हुई और इसके चलते हमारे जो ICDs हैं वहाँ पे कार्गो रिलीज टाइम में करीब 20% की कमी आई। इस एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में ये कमी करीब 11% आई तथा जो हमारे जो सी पोर्ट्स हैं वहाँ पे ये रिलीज़ टाइम करीब 9% घट गया। इसके चलते हमारे यहाँ जो विश्व के साथ में हमारा जो व्यापार है उसमें ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि हम अपना इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को कंट्री में अट्रैक्ट कर सकें और अपने यहाँ ये जो कॉस्ट है उसको कम से कम कर सकें। नितिन सर, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें डायरेक्ट टैक्सेशन साइड में,
तो आप ट्रेंड क्या देख रहे हैं इसको लेकर के, किस तरह से हम साल दर साल हमारी जो प्राप्तियां हैं डायरेक्ट टैक्स साइड से वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं, आगे जाते हुए आपका रोड मैप क्या है और क्या दिखता है आगे जाते हुए कि जो जीडीपी की तुलना में हमारा डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसका ट्रेंड क्या रहने वाला है? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और जो पिछला साल बीता 22-23 में, वित्त वर्ष 22-23 में हमने 16.63 लाख करोड़ का नेट कलेक्शन किया। ये कलेक्शन सबसे अधिक रहा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और इस वर्ष जो हमारा टारगेट था वो रिवाइज कर दिया गया है और टारगेट के रिवीजन बहुत बड़े अंतराल से हुआ है। 18.23 लाख करोड़ के बदले हमारा टारगेट 19.45 लाख करोड़ किया गया। इस समय हम जो ग्रोथ है हमारी 31 जनवरी तक इस 10 महीनों में 20% से अधिक की ग्रोथ है, जबकि हमने रिफंड भी ज़्यादा जारी किए हैं टैक्स पेयर को और उसके उपरांत ये ग्रोथ हम अचीव कर पाए हैं। इस समय जो रिवाइज एस्टीमेट के तहत हमें लगभग 17% पे ग्रो करना है नेट, क्योंकि कुछ रिफंड इश्यू हो सकते हैं और इस कारण से हमें 17% पे ग्रोथ करना है और जो हम सोचते हैं कि ये हम अचीव कर पाएंगे। अगले वित्त वर्ष के लिए टारगेट 21.98 लाख करोड़ का है, जो 13% की वृद्धि पर तय किया गया है। तो जो डिपार्टमेंट ने रिफॉर्म किया है, जो डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर के प्रति जो एक बॉन्ड डेवलप किया है, ट्रस्ट जो एक इन्फोर्स किया है, उसको जो डीपन किया है, ये सब प्रयास उसी तरफ जाता है कि हम कलेक्शन निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं और हम खुले नीले आकाश में हैं अब, जहाँ पे कि हमारा कलेक्शन उस तरफ कभी छुआ नहीं है। और इसी कारण से हमारी जो बायंसी है वो भी अधिक है। इस वर्ष हमें है कि बायंसी 2 पे रहेगी और जीडीपी जो टैक्स डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशियो भी निरंतर बढ़ रहा है। इस साल हम जो 23-24 में अगर हम ये 19.45 लाख करोड़ का टारगेट अचीव कर लेते हैं, जिसमें हम काफ़ी आशान्वित हैं, तो हम टैक्स जीडीपी रेशो 6.6 पे आ जाएंगे, जो कि 2001 से, मेरे पास पुराना डेटा तो नहीं है, पर 2001 से जो मैंने देखा था वो हम कभी भी 6.6 या 6.57 की टेरिटरी में कभी भी नहीं अचीव किया है। तो ये एक बहुत ही डायरेक्ट टैक्सेस के लिए महत्वपूर्ण नंबर होगा। मुझे लगता है कि अमूमन जब भी हम बजट की बात करते हैं तो जैसे घर का बजट होता है कि कितनी आमदनी आई और कितना खर्च हुआ, कितना बचत हुआ, उसके हिसाब से जब आप कहते हैं कलेक्शन बढ़ जाएगा तो एक उम्मीद ये लगती है कि क्योंकि इस बजट में देखा गया है कि अगर हम जन कल्याण की बात करें, विकास की बात करें और राजकोषीय संयम की बात करें, इन तीनों के बीच किसी भी देश को संतुलन बिठाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस बजट में ये प्रयास देखा गया है। डॉक्टर जोशी, जब भी हम बजट की बात करते हैं तो एक आम व्यक्ति तक जिंदगी बदलने वाले क्या प्रयास किए गए हैं, एक एक शब्द पर, ये वित्त मंत्री ने रखा आज कि एक एक शब्द पर गौर किया जाता है और ये सारे एनालिस्ट इस बात को मानते हैं कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत जैसे देश का जब भी बजट प्रस्तुत होता है एक एक शब्द पर हर कोई गौर करता है। डॉक्टर जोशी, ऐसे में जब अब एक ऐसी बात सुनने में आती है कि हमारे देश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, उनकी सहायिका, उन सबको शामिल किया जा रहा है आयुष्मान योजना में, यानी जो अभी तक 30 करोड़ से अधिक परिवार जुड़ चुके हैं आयुष्मान से, अब हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनका भी उसमें रोल हो गया, ये भी अब उसमें शामिल हो गई हैं। कितना एक दूरगामी परिवर्तन आप देखते हैं, क्योंकि एक तरह निर्णय है लेकिन उसका एक कोस्टल रोल की तरह इफेक्ट भी है जो सब परिवारों और लोगों तक पहुंचे। देखिए, हम अगर आंगनवाड़ी सहायिकाओं और जो हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर हैं, उनकी बात करें, वो एक तरह से लास्ट माइल जो गवर्नमेंट के सोशल सेक्टर प्रोग्राम हैं उनकी डिलीवरी करते हैं और वो ऑनरेरी वर्कर होते हैं, उनको बहुत कम मानदेय मिल रहा होता है। और तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कदम होगा कि उनको भी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर कर दिया जाएगा। और इस बार जो बजट में प्रावधान किया गया है इस आयुष्मान भारत योजना के लिए, वो पिछले बार के आरई से जो कि 6,800 करोड़ था उससे बढ़ा करके 7,500 करोड़ कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छा स्टेप है जिसके अंतर्गत 5 लाख का कवर उन्हें हेल्थ के हिसाब से मिल जाएगा और वो जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं हर स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार के द्वारा किए हुए, उसमें जा करके वो अपना इलाज आराम से बगैर किसी खर्च के 5 लाख रुपए तक करा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ एडिशनल फैसिलिटी भी उसके अंतर्गत प्रोवाइड करवाती हैं, जिससे कि
कई बार 5 की जगह 7 भी देते हैं कई स्टेट, और कवरेज भी का जो दायरा है बेनिफिशियरी का वो भी बढ़ाते हैं स्टेट गवर्नमेंट। तो डॉक्टर उस साहब, हिसाब से एक बहुत अच्छा कदम है। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे समझ पाऊँ, चूँकि एमएसएमई देश का बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के दायरे में लाना, आपने बहुत सारे काम किए। जो पीएम स्वनिधि योजना है उसका जिक्र सफलता के लिहाज से हम देख रहे हैं, बजट में बड़े प्रावधान हमें स्पष्ट तौर पर मिले हैं। एमएसएमई सेक्टर को टाइमली क्रेडिट मिल पाए और उचित दरों पर क्रेडिट मिल पाए, जो कि देश को विकसित बनाने में ज़्यादा मदद करेगा, उस पर आपका कितना बड़ा फोकस है? इस साल के लिए क्या रोड मैप रहेगा? देखिए, जो एमएसएमई के लिए क्रेडिट है वो जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है उसके अंतर्गत आता है। तो इसमें हर साल दर साल वृद्धि हो रही है, करीब 17-18% के रेट से, और लगभग इसी तरह की वृद्धि जो क्रेडिट ग्रो कर रहा है बैंकिंग सेक्टर का, उसी अनुपात में लगभग ग्रो कर रहा है। और आज के डेट में अगर हम देखें तो 136 लाख करोड़ का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो कि काफ़ी बड़ा है। साथ ही साथ बैंकों के अलावा एनबीएफसीज भी एमएसएमई को काफ़ी मात्रा में सहायता करते हैं, और उनकी जो लोन बुक है वो करीब 2.5 लाख करोड़ के बराबर है। और उसमें भी ग्रोथ जो है 18 से 20% या उसमें बल्कि ज़्यादा ही है, क्योंकि उनके जो मानक हैं वो थोड़ा सा लूज होते हैं एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स। साथ ही साथ जो ये हमारे सिडबी और मुद्रा, ये दो भी एमएसएमई के लोन में सपोर्ट करते हैं। उनको हम जो पीएसएल शॉर्टफॉल होता है, प्रत्येक बैंक को जितना वो लोन बुक है उसका 40% उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करना पड़ता है। उस प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का एक पार्ट एमएसएमई होता है। अगर उसमें कुछ कमी होती है तो वो पैसा ले करके सरकार के द्वारा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, यानी 4.5-5% पे सिडबी को और मुद्रा को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि वो एमएसएमई को लेंड कर सकें। साथ ही साथ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ है इसमें काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है, जिससे कि जो फ्रिक्शन है क्रेडिट प्रोवाइड करने में वो कम हो सके। उसके लिए ट्रेड्स का प्लेटफॉर्म है या अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, उसको यूज़ करके ज़्यादा सुचारू उनके लिए। सर, हमें इंतज़ार है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जो आप लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि डिटेल्स आपने नहीं दी हैं, लेकिन हमें इंतज़ार है उस क्षण का जब किसानों को जो लोन मिल रहा है वो 10 मिनट में डिजिटली मिल पाएगा। उसका पायलट तो ज़रूर शुरू किया गया है, कब तक हो पाएगा वो हम देखेंगे। लेकिन सर, मैं आपकी तरफ से ले लूँ। हाँ, जरूर। मैं ममता जी की तरफ से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है तेजस्विनी, वो केवल महिलाओं पर केंद्रित है, वो करती हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए इस बजट में बड़ा फोकस है। बैंकिंग सेक्टर के लिहाज से, चाहे वो मुद्रा हो, चाहे वो एसएचजी हो, या फिर अभी लखपति दीदी एसएचजी के जरिए ही जुड़ा हुआ है, किस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर मदद कर रहा है महिलाओं को, अगर हम आपसे समझना चाहें सर? देखिए, महिलाओं को जो मदद है, ये हमारे इतने सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें महिलाओं का अनुपात अगर हम देखेंगे तो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपको, मुद्रा स्कीम है हमारी, तो उसमें करीब 68% महिलाओं को क्रेडिट दिया गया है। इसी प्रकार से ये स्टैंड अप इंडिया की स्कीम है, इसमें 79% महिलाओं को मदद की गई। तो सर स्पेशली इन्हीं के लिए बनाई गई कि कम से कम एक तो एससी एसटी एंड महिलाओं के लिए और महिलाओं के लिए। तो इसी प्रकार से जो बाकी योजनाएं भी हैं, उनमें अगर हम प्रधानमंत्री जन धन योजना ही देख लें, जो बेसिक हमारी स्कीम है अकाउंट्स को लेकर के, उसमें भी टोटल हमारे जो 28 करोड़ अकाउंट हैं वो महिलाओं के हैं, जो कि 55% है कुल अकाउंट्स का। तो काफ़ी मात्रा में महिलाओं को आगे लाया जा रहा है। में सर केवीआईसी का सब्सिडी ज़्यादा मिल रही है सर मेरे ख्याल से, केवीआईसी वाला जो स्कीम है। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप है हमारा, जी, जिसमें लखपति दीदी बना रहे हैं जी। तो वो ऑलरेडी आज जो घोषणा करी है उसमें टारगेट बढ़ा दिया गया है, 3 करोड़ कर दिया गया है। 2 करोड़ से 3 करोड़, यानी 1 करोड़ और लखपति दीदी बनेंगी। तो वो सारा बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से ही कराया जा रहा है। तो आप लोगों को भी बहुत आंकड़े ऐसे आते होंगे आपके सामने कि किस तरीके से महिलाएं आगे आ रही हैं, गांव की महिलाएं, क्योंकि आप लोगों का जो नेटवर्क फैला हुआ है, क्षेत्रीय स्तर तक फैला हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक तक से लिए जाते हैं लोन्स, ये सब जो महिलाओं का जो आकर्षण होता है या जो जानकारियां आपको मिल पाती है, वो कितना प्रोत्साहित करती हैं। हर गांव से ऐसी कहानियां आती है हमारे सामने कि ऐसे जिससे हर महिला जुड़ा जाती है। तो अभी अगर हम देखें, मैं बजट से थोड़ा सा हट के बात करना चाहता हूं कि सरकार ने एक विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च करी।
जिसमें कि सभी प्रोग्राम जो सरकार के बैंकिंग सेक्टर के थे और या बाकी सेक्टर के भी लिए गए थे, उसमें महिलाओं की बढ़ चढ़ के भागीदारी हुई थी। और विकसित यात्रा, जो विकसित भारत यात्रा थी, उसका एक ये उद्देश्य था कि देश के नागरिक में इस किस्म की भावना है कि 2047 तक हमें देश को विकसित करके छोड़ना है। बिल्कुल ठीक बात। और यही एक सशक्त भारत की जब हम बात करते हैं तो हर देशवासी सशक्त होना चाहिए। इसी दिशा में अंतरिम बजट भी संकेत करता और काम करता नजर आता है। फिलहाल हमारे सभी मेहमानों का यह बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे सर, हमारे साथ इस डिस्कशन में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है। कुछ और विशेष मेहमान वित्त मंत्रालय की तरफ से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। उससे पहले एक स्टोरी जरूर पढ़ लें, क्योंकि हम लगातार महिलाओं की बात कर रहे हैं। और जब महिलाओं की बात करें तो इस अंतरिम बजट 2024-25 में भी, जैसा हमने कहा है कि महिला सशक्तिकरण पर खास जोर भी दिया गया है। कैसे इस बजट में महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा आगे बढ़ाता नजर आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अंतरिम बजट में विकसित और आत्मनिर्भर होते भारत की नारी शक्ति की गूंज साफ सुनाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों का जिक्र किया। उन्होंने 3 तलाक की प्रथा पर रोक से लेकर नारी शक्ति वंदन कानून जैसे ऐतिहासिक कदमों का उल्लेख किया। महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की लखपति दीदी मुहिम का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है। 83 lakh SHGs with 9 crore women are transforming rural socio-economic landscape with empowerment and self-reliance. Honorable Speaker said, their success has assisted nearly 1 crore women to become Lakpati Didi already. They are an inspiration to others. Their achievements will be recognized through honoring them. Buoyed by the success, it has been decided to enhance the target for Lakpati Didi from 2 crores to 3 crores. अंतरिम बजट में महिला स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी शामिल हैं। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। बजट में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण करवाने की घोषणा भी की गई। Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मां और शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी। मिशन इंद्रधनुष के तहत यूविन प्लेटफॉर्म टीकाकरण को तेज करने में मदद करेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि उद्यमिता से लेकर उच्च शिक्षा तक हर क्षेत्र में बेटियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. अमृतकाल में विकास के हर शिखर को छू लेने की उमंग के साथ देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। अंतरिम बजट 2024-25 ने विकास के इस सफर में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को रेखांकित किया। बजट में शामिल घोषणाओं में सरकार का यह संकल्प भी साफ दिखाई दिया कि बेटियों के सशक्तिकरण के लिए हर संभव अवसर उपलब्ध कराए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो एक नए पैनल के साथ इस बजट पर खास चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अंतरिम बजट 2024। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया।
मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह एसबीआई भी आपका